हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिसलेक्सिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स मैनेजमेंट की कैसे मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी डिसलेक्सिया वर्ड सुनती हूँ तो मुझे ये पिक्चर बहुत याद आती है जो कि एक स्टिल है फ्रॉम द मूवी तारे ज़मीन पे कि इस बच्चे पे क्या गुजरी थी। तो वेन एवर आई थिंक अबाउट दिस बच्चा तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट ऑफ डिसलेक्सिया किस तरीके से कितने प्रॉपरली अगर उसको मिल जाता और हो सकता तो लाइफ वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम और उन सारे बच्चों के लिए जिनको डिसलेक्सिया होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट मैनेजिंग डिसलेक्सिया ओनली। वैसे तो डिसलेक्सिया का एज सच कोई क्योर नहीं है, बट देर आर सर्टेन अप्रोचेस जो कि उनकी दिक्कतों को सॉल्व आउट कर सकते हैं और उनकी लाइफ ईजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि डिसलेक्सिया में सबके साइन एंड सिम्टम्स सेम नहीं होते, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और सब में जो है साइन एंड सिम्टम्स और जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हमें बहुत इंडिविजुअल बेसिस पे जाके उनके सारी प्रॉब्लम्स को, उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स को, डिफरेंसेस को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे सोल्यूशंस को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो पहली बात ये रही कि अगर बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है अर्ली लाइफ में तो उसके बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहते हैं। जैसे कि बीमारी का जितना जल्दी पता चल जाता है उतनी जल्दी हम दवा शुरू कर सकते हैं, तो सिमिलरली डिसलेक्सिया का पता जितनी जल्दी लग जाए, डायग्नोसिस हो जाए, उसी हिसाब से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है और जल्दी किया जा सकता है। तो जब हम डिसलेक्सिया को मैनेज करते हैं तो हमारे मेन गोल्स क्या रहते हैं? तो सबसे पहला गोल रहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, कि उस इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम है हर एक में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, अलग अलग लर्निंग डिफ़िकल्टीज होंगी। किसी को कॉम्प्रिहेंशन में डिफ़िकल्टी होगी, किसी को प्रोनाउंसिएशन में होगी, किसी को रीडिंग में होगी, किसी को मैचिंग में होगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। और इसमें टीचर्स और पेरेंट्स मिलके काम कर सकते हैं और एक बच्चे के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द अडेप्टेड लर्निंग टूल्स। ना अडेप्टेड लर्निंग टूल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि उसकी लर्निंग को और एनहांस कर सकते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। क्यों, कैसे एनहांस कर सकते हैं? क्योंकि ये उसके सेंसेस को और स्टिमुलेट करते हैं। सेंसेस लाइक टच, विजन और हेयरिंग। जब न्यूरोलॉजिकल स्तर पे लर्निंग प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है तो हमें विजुअल सेंसिंग हुई या हियरिंग सेंसिंग हुई, इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करने से तो लर्निंग अच्छी हो सकती है। तो ये लर्निंग टूल्स यूज़ करने से लर्निंग ईजी बन सकती है ऐसे बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द गाइडेंस एंड द सपोर्ट। नाउ यहाँ पे गाइडेंस एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ऐसे बच्चों में सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है, बहुत इन्फीरियॉरिटी फील करते हैं। और कैसे आप ये सपोर्ट दे सकते हैं? जैसे कि एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम देना ताकि वो नोट्स बना सकें। तो ऐसे ही गाइडेंस और सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द पीयर्स अगर उनको मिलता है तो वो बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑनगोइंग एवेल्युएशन। ऑनगोइंग एवेल्युएशन का मतलब है कि जो बच्चे हैं, अडल्ट हैं या जो बच्चे हैं, अब उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी हम उनके लिए सॉल्यूशंस ला रहे हैं, उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका उनको फ़ायदा है कि नहीं है, ये इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वो डिप्रेस हो जाएंगे और साइकोलॉजिकली बहुत इफ़ेक्ट होंगे और हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो ये मेन 4 गोल्स रहते हैं व्हाइल मैनेजिंग द डिसलेक्सिया। नाउ देयर आर सम स्टडी एड्स। मैं आपको बता रही थी ना अभी कि स्टडी एड्स के बारे में, और वो क्या है? अडेप्टिव लर्निंग टूल्स। तो ये हैं अडेप्टिव लर्निंग टूल्स जो मैं बताऊँगी आपको अभी थोड़ी देर में। सो देयर आर क्या क्या आप एड्स आप कर सकते हैं टू हेल्प द डिसलेक्टिक चिल्ड्रन। उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स एंड द टेस्ट। दे शुड बी गिवन परमिशन टू रिकॉर्ड द क्लास लेक्चर्स और टॉपिक्स ऑफ द, और वो कॉपीज़ ले सके लेक्चर नोट्स की, क्योंकि उनको लिखने में दिक्कत होती है, बहुत स्लो राइटिंग होती है। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं? उनको फोटोस्टेट कॉपीज़ दे सकते हैं या हैंड रिटन
नोट्स दे सकते हैं, या उनको परमिशन दे दे कि फ़ोन के थ्रू या फिर कोई रिकॉर्डर के थ्रू वो क्लास की लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सके और घर जाके उनको सुन सकें। अनदर वन इज दे शुड बी अलाउड टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर स्पेलिंग चेक्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर रिटन असाइनमेंट। जैसे कि वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वाई प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डेड वर्जन्स ऑफ एनी बुक्स और इवन टेक्स्ट बुक्स। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताया था कि अडेप्टिव लर्निंग टूल्स क्या है, जैसे कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, जैसे कि हम कहानियाँ सुनते हैं और FM पे सुनते हैं, तो ऐसे ही रिकॉर्डेड वर्जन्स अगर किसी भी बुक के अवेलेबल उनको कराया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है उनकी लर्निंग में। और अनदर थिंग इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल दैट रीड्स प्रिंटेड मटेरियल लाउड। ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि प्रिंटेड मटेरियल को लाउडली रीड करते हैं ऑन स्पीकर्स, अगर उसमें वो स्पीकर्स हैं और उनमें सॉफ्टवेयर वो एडेड है, जिससे कि बच्चे को अगर लिखने में या समझने में दिक्कत हो रही है तो वो सुन के वो चीज़ें रिकॉल कर सकता है या पढ़ सकता है। तो ये कोई स्टडी एड्स है फॉर द डिसलेक्सिक चिल्ड्रन जो कि उनको लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम सम स्टडी टिप्स फॉर द स्टूडेंट। अगर ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिक हैं और उनको स्टडी करने में लर्निंग में प्रॉब्लम आती है तो कुछ ये स्टडी टिप्स वो फॉलो अप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉइंग द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी पढ़ना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे ताकि वो जो स्मॉलर पीस होगा उसको वो ईजिली समझ पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे, और उसकी आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन मतलब टॉपिक बनाएं कि वो क्या पढ़ रहे हैं और कैसे इसको पढ़ा जा रहा है, सीक्वेंसिंग, ये सब उसकी एक आउटलाइन बनाएं बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क कि वो क्या करने वाले हैं, कि अब वो ये करेंगे ये, क्योंकि उनको सीक्वेंसिंग का भी प्रॉब्लम रहता है। तो जब ये ऐसी आउटलाइन बना लेते हैं तब उनको बहुत ईजी रहता है कि वो उस टास्क को पूरा कर पाए। नेक्स्ट वन इज यूजिंग द टूल सच एज फ्लैश कार्ड एंड टेक्स्ट टू वॉइस टेक्नोलॉजी। जैसे फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, वो जो यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर बेटर लर्निंग। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट टू वॉइस टेक्नोलॉजी। टेक्स्ट टू वॉइस टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप में है, हम रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं किसी को, तो वो जो है टेक्स्ट टू वॉइस टेक्नोलॉजी। और जैसे कि गूगल है, एलेक्सा है, जो हम बोलते हैं वो उसमें इनबिल्ट हो जाता है, तो ऐसे ही टेक्स्ट टू वॉइस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजिंग द विजुअल्स और हाइलाइटर्स और कलर कोडिंग सिस्टम। फ्रेंड, जब न्यूरोलॉजिक स्तर पे जब उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रही है तो मैंने बताया था कि उनके सेंसेस को स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। तो सेंसेस कैसे स्टिमुलेट कर सके, हम भी हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, कलर कोडिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। कलर कोडिंग सिस्टम जैसे कि अगर उनको ए और ई में कन्फ्यूजन होता है तो ए को रेड कलर में दिखा के और ई को येलो कलर में दिखा के, ताकि वो कलर देख के समझ जाए कि ये ए और ई है। तो ऐसी कलर कोडिंग सिस्टम का यूज़ करके भी इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट इज द वर्किंग इन द क्वाइटर एंड क्लियर स्पेस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनको प्रॉब्लम होता है कॉन्सेंट्रेशन का, ये ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उनको बहुत शांत वातावरण में पढ़ना चाहिए। ईयर प्लग्स और नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स का वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। तो ये वो सम टिप्स थी जो डिसलेक्सिक बच्चे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स कंटिन्यूसली जब तक डायग्नोस नहीं हो जाता, इवन डायग्नोस होने के बावजूद भी उनको यही बोलते रहते हैं तुम्हें नहीं आता है पढ़ना, तुमसे नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। एंड ये बच्चे चाहे कितना भी ट्राई कर ले बट ये नॉर्मल बच्चों की तरह पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स का सपोर्ट उनका बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट स्मार्ट एज देयर पीयर्स, वो उतने स्मार्ट नहीं अपने दोस्तों की तरह। तो इसलिए वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू कवर अप देयर प्रॉब्लम्स बाय एक्टिंग अप इन द क्लास। तो वो उस चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, एक्ट अप करते हैं, या फिर वो बोलते हैं क्लास का जोकर एट टाइम्स बन जाते हैं और एट टाइम्स उन्हें दूसरे बच्चे बना देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत इन्फीरियर फील होने लग जाता है।
एंड दे मे ट्राई टू गेट अदर स्टूडेंट टू गेट देयर वर्क डन। एंड बहुत बार ऐसा भी देखा गया है वो दूसरे बच्चों से अपना काम कराते हैं ताकि उनका काम प्रॉपर तरीके से हो जाए और टीचर की डांट नहीं सुननी पड़े। तो ऐसे बच्चे पीयर प्रेशर में भी बहुत जल्दी से पड़ जाते हैं। सो दे एंड एट टाइम दे प्रिटेंड कि उनको अपने ग्रेड्स की चिंता नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चे जो डिसलेक्सिक होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ इसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आ जाती हैं। वो पीयर प्रेशर में पड़ जाते हैं, बहुत इन्फीरियर फील करने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे इमोशनल सपोर्ट बने रहना बहुत ज़रूरी है। सो अगर सपोर्ट और स्ट्रेंथ फैमिली और फ्रेंड्स का बना रहता है, पेरेंट्स का बना रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है और जिससे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या करना, उनको समझना चाहिए कि वो स्टूपिड या लेज़ी नहीं है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और जो भी वो छोटे छोटे एफर्ट्स वो लगाते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना है एंड अप्रिशिएट करनी है उनकी स्ट्रेंथ को। अब ऐसा नहीं है कि उनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो उनमें और कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। दे कैन बी गुड एट स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट और कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, तो उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी उन स्ट्रेंथ को हमें रिकॉग्नाइज करके उनमें और उनको अग्रसर आगे बढ़ाना है। नाउ पीपल विद डिसलेक्सिया शुड नॉट फील लिमिटेड इनटू देयर एकेडमिक और करियर चॉइसेस। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि हमें ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर डिसलेक्सिक बच्चों को अच्छे से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है पेरेंट्स की और टीचर्स की, सबकी, तो दे कैन बी एनीथिंग। दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी पॉलिटिशियंस, दे कैन बी एग्जीक्यूटिव, दे कैन बी एक्टर, म्यूजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, इन्वेंटर्स, वो कुछ भी बन सकते हैं। एंड मैनी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके पास डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी, इन स्पाइट ऑफ इट उन्होंने बहुत सक्सेसफुल करियर बनाया। उनमें से कुछ पर्सनैलिटीज़ ये हैं, देख सकते हैं हम, जिसमें कि एक विंस्टन चर्चिल हैं जो कि अपने देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे। देन देयर इज़ द अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनको कि बहुत इंटेलिजेंट और जिनका IQ अबव 160 है। ही वॉज ऑल्सो डिसलेक्सिक। अगर आपने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये 5 ईयर्स तक बोल भी नहीं पाते थे और इनकी टीचर्स ने इनकी मदर को बोल दिया था कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है हमारे स्कूल में, आप इन्हें घर ले जाओ। इन स्पाइट ऑफ इट उन्होंने खुद पढ़ के ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एरा। Steve Jobs, the founder of Apple Industries, रिचर्ड ब्रैंसन, द फेमस एक्टर, और ऐसे बहुत सारे एक्टर जैसे टॉम क्रूज हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग जिनकी मूवीज़ आप देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने डिसलेक्सिया को फेस किया, बट इन स्पाइट ऑफ इट they have a very successful career in their life. Similarly in Indians में अगर आप देखें तो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं मिस्टर ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, कौन नहीं जानता इनके बारे में। बट जो चीज़ नहीं जानते हैं कि ये डिसलेक्सिक थे, दे हैड लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन देयर स्कूल लाइफ और उसके बाद रही भी, बट दे फोकस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड बिकेम सक्सेसफुल इन द करियर। तो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट दी डिसलेक्सिया एंड इट्स मैनेजमेंट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।